गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, वेरी गुड मॉर्निंग एनएससीएंस। आप सभी का स्वागत है एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है पूजा सोनी और आप आज एरर डिटेक्शन सेशन में पढ़ने वाले हैं वॉइस। आज हम लोग वॉइस के जो रूल्स होते हैं सेंटेंस फ्रेमिंग के वो पढ़ेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे 5 आज फिर से। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये है हमारा नो द रूल्स पार्ट हमारे सेशन का, जिसमें हम लोग कुछ रूल्स रिवाइज करेंगे। हमने जो रूल्स अभी तक पढ़े हैं वॉइस से रिलेटेड उसी को आज रिवाइज कर लेते हैं। सबसे बेसिक बात जो होती है हमें याद रखने के लिए वॉइस में, वो क्या है कि सेंटेंस नॉर्मली हम लोग फ्रेम करते हैं। नॉर्मल एक्टिव सेंटेंसेस में हम लोग का सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, फिर एक वर्ब होता है, उसके बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट होता है बेसिक फॉर्मेट। इसी को जब हम लोग पैसिव फॉर्म में लिखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट के प्लेस पे चला जाता है, फिर हमारा वर्ब आता है और फिर हमारा सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के पहले हम लोग एक प्रीपोजिशन लगाते हैं बाय, सब्जेक्ट के पहले एक प्रीपोजिशन लगता है बाय, ठीक है। और हमेशा हमें वर्ब को वर्ब थर्ड फॉर्म में रखना होता है और वर्ब थर्ड में ले जाने के लिए, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं होना चाहिए और वर्ब को हमें थर्ड फॉर्म में भी रखना है। तो इसके लिए हमें कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करनी पड़ती है। सेंटेंस के वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल बनाना पड़ता है। वो कैसे? तो हम लोग बी, इज, एम, आर, हैज़, बिन, वॉज, वर, हैड बिन, विल बी, इज बिन, ये सब चीज़ें यूज़ करके वर्ब को हम लोग थर्ड फॉर्म देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखनी है क्या, कि जब ऐसी कोई सब्जेक्ट हो सेंटेंस में लिखे हुए जो कि फाइनाइट नहीं है, जिनका हमें पता नहीं एग्जैक्टली किसके बारे में बात किया जा रहा है, कोई एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल नहीं है, जैसे कि एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन, तो हम लोग उस टाइम क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली पैसिव करते समय इन सब्जेक्ट्स को ड्रॉप कर देते हैं, इनको नहीं लिखा जाता दोबारा से। और इसके साथ ही साथ ये जो बाय प्रीपोजिशन का भी यूज़ है हम नहीं करते हैं। ये देखिए रूल हमारा क्या कहता है, एक्टिव से पैसिव करते समय सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट के पहले बाय एक प्रीपोजिशन लग जाता है। सब्जेक्ट का वर्ब जो होता है वो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। इसको करने के लिए इज, एम, आर, वॉज, वेयर का प्रयोग करना पड़ता है। लाइक राम टीचेस हरी को हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस अगर ले एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसको पैसिव में कैसे करेंगे, हरी इज द ऑब्जेक्ट हेयर, टीचेस इज वर्ब एंड सब्जेक्ट इज राम। तो राम चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, इनके पहले लगेगा बाय। हरी हो जाएंगे ऑब्जेक्ट, तो जो हम लोग पैसिव करने वाले हैं उसमें हम लोग इसको सब्जेक्ट के प्लेस पे रखेंगे। तो हरी आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे। हरी इज टॉट, टीच का क्या बना, वर्ब थर्ड, टॉट बाय राम। होप कि एक सेंटेंस आपको क्लियर होता चल रहा होगा। लास्ट क्लासेस में भी हमने सारे रूल्स और स्ट्रक्चर रिवाइज किए थे। अगर आपको किसी भी सेक्शन में कोई डाउट है तो प्लीज़ एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और सीधे आते हैं हम लोग अब एरर डिटेक्शन पार्ट में। हमारा आज का सेशन का एरर डिटेक्शन पार्ट आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ लिखा हुआ है, जमशेदजी knew that an industrial revolution can only be brought in the country by setting up iron and steel industry। यहाँ लिखा हुआ है, जमशेदजी knew that an industrial revolution can only brought industrial revolution can only brought। क्या ये सेंटेंस यहाँ सही है? नहीं दोस्तों, ये सेंटेंस यहाँ पे सही नहीं है। इसको पैसिव करना होगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है, ये एक ऑब्जेक्ट है, लाया जा सकता है किनके द्वारा, ऐसे आगे लिखा हुआ है सेंटेंस। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैन ओनली बी ब्रॉट होगा, कैन ओनली बी बॉट, क्योंकि यूजुअली हम जानते हैं कि कैन एक मॉडल वर्ब है और किसी भी मॉडल वर्ब के बाद हम लोग यूजुअली V1 ही यूज़ करेंगे हमेशा। लेकिन यहाँ ब्रॉट V3 भी हमें रखना है। वर्ब को हमें पैसिव करते समय, सेंटेंस चूँकि पैसिव है हमारा, तो हमें इसे V3 भी रखना है। तो क्या किसी सेंटेंस में V1 और V3 साथ में यूज़ कर सकते हैं एक ही वर्ब का? नहीं, इसीलिए हमें एक एक्स्ट्रा सीडो वर्ब लगाना होगा यहाँ पे, हेल्पिंग बी। कैन ओनली बी बॉट इन द कंट्री यहाँ पे लिखेंगे। सेंटेंस का मीनिंग है, जमशेदजी को ये बिल्कुल बात पता थी, जमशेदजी टाटा की बात की जा रही है कि उनको पता थी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लाया जा सकता है देश में मात्र आयरन और स्टील इंडस्ट्री सेटअप करके। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए आप, इट इज़ स्ट्रेंज दैट इवन आफ्टर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस ही इज स्टिल नॉट एबल टू बी परफॉर्म्ड वेल। ही इज स्टिल नॉट एबल टू बी परफॉर्म्ड, ही इज स्टिल नॉट एबल टू बी परफॉर्म्ड, वो उसको परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता है। ही इज स्टिल नॉट एबल टू बी परफॉर्म्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पैसिव कर दिया गया सेंटेंस को, जबकि ये सेंटेंस में जो ही है यही परफॉर्म करेंगे। ये सब्जेक्ट है, ये डूअर है और इनको ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ पे सेंटेंस का फॉर्मेट गलत है।
हम लोग इसको सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? इट इज स्ट्रेंज दैट इवन आफ्टर 15 years ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ तक तो सेंटेंस सही है, मीनिंग भी साफ, कि ये बहुत विचित्र सी बात है कि 15 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी ही इज स्टिल नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। यहाँ पे ये जो बी लगा हुआ है, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है, हमें हटाना होगा। इज नॉट एबल टू परफॉर्म, इसे एक्टिव करने के लिए हम यहाँ पे बी हटा देंगे। वो अभी भी परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दे आर शेड्यूल्ड मीटिंग टुडे टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर। दे आर शेड्यूल्ड, उन्हें शेड्यूल किया गया है। दे आर शेड्यूल्ड, वो जो भी लोग हैं वो क्या है? शेड्यूल्ड है। ऐसा हमारा सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। अगर हम ऐसे लिखते हैं तो दे आर शेड्यूल्ड, इसलिए ऐसे नहीं लिख सकते दोस्तों, हमें इसे क्या लिखना होगा? दे हैव शेड्यूल्ड, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे दे हैव शेड्यूल्ड, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा, क्योंकि उन्होंने सेंटेंस शेड्यूल किया है, उन्होंने शेड्यूल किया है। दे हैव शेड्यूल्ड, दे हैव शेड्यूल्ड, दे हैव डन समथिंग। दे आर नॉट शेड्यूल्ड, वो शेड्यूल खुद नहीं है। तो इसलिए हमें इस सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए क्या करना पड़ा? दे हैव शेड्यूल्ड मीटिंग टुडे टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करने के लिए उन्होंने आज उन सभी ने मीटिंग रखी हुई है, शेड्यूल किया हुआ है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख करके आप वीडियो के एंड में पूछ लीजिएगा, और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा ताकि आपको बाद में भी इसका काम आ जाए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। द ग्रेसफुल फोक डांस हैज़ परफॉर्म्ड सो ब्यूटिफुली बाय द डांस ग्रुप दैट नोबडी सीम्ड टू नोटिस that the show was 2.5 hours long। मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि फोक डांस इतना अच्छे से परफॉर्म किया गया था डांस ग्रुप के द्वारा कि किसी को पता भी नहीं चला और कोई नोटिस भी नहीं किया। ऐसा लग रहा था मानो कि 2.5 घंटे हो चुके थे वो शो चलने के। तो बताइए यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हमें? द ग्रेसफुल फोक डांस हैज़ परफॉर्म्ड, ये फोक डांस जो है ना उसने कुछ परफॉर्मेंस किया है। फोक डांस जो है ना ये हमारा सब्जेक्ट है, इसने कुछ परफॉर्मेंस की है। हैज़ परफॉर्म्ड, देखिए इसको यहाँ पे सब्जेक्ट के तौर पे लिखा जा रहा है। द ग्रेसफुल फोक डांस हैज़ परफॉर्म समथिंग, लेकिन यहाँ पे इसको, ये तो सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक डांस फॉर्म है जिसको परफॉर्म किया गया है। तो हैज़ परफॉर्म नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? क्या होगा? इसको एक्टिव फॉर्म में करना होगा। ये हैज़ परफॉर्म जो है एक्टिव फॉर्म में है, सॉरी एक्टिव फॉर्म में है, इसको पैसिव करना होगा। वाज परफॉर्म्ड बाय द ग्रेसफुल फोक डांस परफॉर्म्ड, उसके बाद यहाँ पे बाय लगाना होगा। द ग्रेसफुल फोक डांस, ये हैज़ हटा दीजिए। परफॉर्म्ड सो ब्यूटीफुली बाय द डांस ग्रुप, सॉरी यहाँ पे बाय ये वाला नहीं यूज़ करेंगे, यहाँ पे तो बाय ऑलरेडी है, हमें सिर्फ यहाँ पे हैज़ हटाना, हैज़ हटा देना होगा। हैज़ हटा करके हमें वॉज लगाना होगा, ठीक है। द graceful folk dance was performed so beautifully by the dance group that nobody seemed, ये ed लगाया तो पता चला ये past है, इसलिए हमने was यूज़ कर लिया यहाँ पे। was performed so beautifully by the dance groups that nobody seemed to notice that the show was 2.5 hours long। आगे भी आपको was दिख रहा है तो बेहतर यही होगा कि आप was लगा के सेंटेंस को एक्टिव करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इम्प्रूवमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पुअर मस्ट वर्कड फॉर। इम्प्रूवमेंट, इकोनॉमिक कंडीशन की इम्प्रूवमेंट, पुअर लोगों की, उस पर काम करना चाहिए। इस पर ऐसे लिखना है हमें कि गरीब लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के ऊपर काम करना चाहिए। तो मस्ट बी वर्कड फॉर यहाँ पे लिखेंगे, ना कि मस्ट वर्क फॉर। यहाँ पे मस्ट एक क्या है? मॉडल वर्ब है। मस्ट, कैन, कुड, मे, माइट, इसके बाद कभी भी V1 डायरेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, V3 नहीं यूज़ होता, और वर्ब्ड हमारा V3 आ गया, इसलिए हमें एक एक्स्ट्रा सीडो वर्ब बी लगाना होगा। मस्ट बी वर्कड फॉर होगा, ना कि मस्ट वर्कड फॉर। क्लियर होता चल रहा होगा आई होप दोस्तों। मस्ट बी वर्कड फॉर होगा, मस्ट वर्क के जगह पे हम लोग क्या लगाएंगे? मस्ट वर्क के जगह पे हम लोग मस्ट बी वर्क लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेचुरली दे आर expected you to interest yourself in the job they have offered you। Naturally they are expected you, ये सेंटेंस ऐसे लिखना सही नहीं है। आमतौर पे वो यही चाहते हैं, वो आपसे यही आशा करते हैं कि आप अपनी रुचि दिखाएं जॉब में जो वो ऑफर कर रहे हैं आपको। तो ऐसे हमें लिखना है, दे आर एक्सपेक्टेड यू टू इंटरेस्ट योर सेल्फ नहीं होगा, दे
एक्सपेक्ट यू टू होगा, दे एक्सपेक्ट यू टू डू समथिंग, वो चाहते हैं कि आप ऐसा करें। नेचुरली के बाद हम लोग नेचुरली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, सेल्डम, ये सब के बाद सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस का हम यूज़ करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ होता है नेचुरली, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, सेल्डम, ऑफन, ये सब वर्ड्स के साथ। इसलिए आर एक्सपेक्टेड ये पैसिव नहीं करेंगे हम लोग। दे आर द डूअर, दे एक्सपेक्ट समथिंग, दे आर एक्सपेक्टेड टू डू समथिंग नहीं होगा। दे के बाद आर एक्सपेक्टेड मतलब उनसे कुछ करने की आशा की जा रही है, नहीं, वो किसी और से आशा कर रहे हैं सेंटेंस में, इसलिए दे एक्सपेक्ट टू डू समथिंग होगा। दे एक्सपेक्ट यू टू इंटरेस्ट योर सेल्फ होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी हेल्दी पीपल आर बीन इन्फेक्टेड बाय द वायरस। अभी कोरोना वायरस के बारे में भी आप लोग अच्छी तरह से अवगत है, तो बताइए यहाँ पे क्या होना चाहिए। सेंटेंस में भी आप उससे रिलेट करके यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने कोरोना का एग्जांपल दिया। मैनी हेल्दी पीपल आर बीन अफेक्टेड बाय द वायरस, क्या ये सेंटेंस सही है? आर बीन अफेक्ट इन्फेक्ट नहीं होगा। आर बीन इन्फेक्ट तो कभी हम लोग लिख नहीं सकते, ये सेंटेंस मीनिंगफुल नहीं बन रहा है ऐसे लिखने से, इसीलिए हमें क्या करना होगा, आर बीइंग इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। हमारा भी थ्री रहेगा ना पैसिव फॉर्म में करते समय, तो मैनी हेल्दी पीपल आर, उसके बाद बीइंग लगाएंगे और करेंगे यहाँ पे इन्फेक्टेड, वर्ब थर्ड ना कि इन्फेक्ट। ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्टेड लिखेंगे, वर्ब थर्ड, वर्ब हमारा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर होता चल रहा होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हैड द पुलिस नॉट रीच्ड हियर ऑन टाइम ही वुड हैव किल्ड द क्रिमिनल्स, ही वुड हैव किल्ड बाय द क्रिमिनल्स। यहाँ पे बोला जा रहा है अगर पुलिस टाइम पर नहीं पहुंचती तो उसे क्रिमिनल्स के द्वारा मार दिया जा सकता था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हैड द पुलिस नॉट रीच्ड ऑन टाइम हियर, ठीक है, रीच्ड हियर ऑन टाइम, ही वुड हैव किल्ड बाय द, ही वुड हैव किल्ड, वो मार सकता था क्रिमिनल्स के द्वारा, वो मार सकता था, ही वुड हैव किल्ड। यहाँ तक तो हमारा एक्टिव लिख रहा है, सेंटेंस में हमारा एक्टिव फॉर्मेट यूज किया गया, ही वुड हैव किल्ड, उसने मार दिया होता, और उसके बाद हम लिख रहे क्रिमिनल्स के द्वारा, उसने मार दिया होता क्रिमिनल्स के द्वारा, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, उसको मार दिया गया होता है ऐसे लिखना है हमें। तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बीन लगाना होगा, दे वुड हैव बीन, ही वुड हैव बीन किल्ड बाय। ठीक है, क्या लगेगा, ही वुड हैव बीन किल्ड बाय द क्रिमिनल्स। ठीक है, इसको पैसिव करने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा एक सीडो वर्ब लगाना पड़ेगा, हैव बीन। ठीक है, अगर हम ऐसे लिखेंगे ही वुड हैव किल्ड मतलब वो मार दिया होता, उसने खुद मार दिया होता, और क्रिमिनल्स के द्वारा, उसने खुद मार दिया होता क्रिमिनल्स के द्वारा, ऐसा लिख रहे होते हैं हम, तो सेंटेंस गलत होता। आगे आते हैं। एवरीवन्स एज्ड पेरेंट्स विल बी प्रॉपरली लुकिंग आफ्टर। सभी लोगों के जो एज्ड पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग माता पिता होते हैं, वो लोग उनको प्रॉपरली लुक आफ्टर मतलब होता है केयर, लुक आफ्टर मतलब केयर करना, तो उनको केयर मिलना चाहिए कि वो लुक आफ्टर करे, दूसरों को करे। विल बी प्रॉपरली क्या होना चाहिए, विल बी तो हमारा लग गया यहाँ पे एक सीडो वर्ब भी बना गया। अब हम इसको भी3 कर सकते हैं अच्छे से, और पैसिव सेंटेंस है हमारे तो भी3 करना ही पड़ेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव बीन लुक्ड आफ्टर ना कि लुकिंग, आईएनजी फॉर्म से हटा करके इसको भी3 फॉर्म में करना होगा, लुक्ड आफ्टर। ठीक है, तो ये था हमारा एरर डिटेक्शन का पार्ट सेशन का। आते हैं इडियम्स पर। इडियम्स में आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, जिसका मुझे आंसर आप सभी से कमेंट बॉक्स में चाहिए। मैंने आपको ये सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ाए हैं कि अ टॉस अप मतलब क्या होता है, अ मेयर्स नेस्ट मतलब क्या होता है, अ लॉस्ट कॉज मीन्स क्या होता है, डैम्ड स्किप मीन्स क्या होता है, और एप्पल टू माई आई मीन्स क्या होता है। आज मैं आपको 5 अलग से न्यू कुछ इडियम्स पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका पहला आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है, बिटवीन सिकला एंड कैराबिट्स। बिटवीन सिकला एंड कैराबिट्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 अनप्लीजेंट सिचुएशन आपको दिया गया है, 2 खराब सिचुएशंस के बीच में आप फंसे हुए हैं, तो उसको बोलते हैं बिटवीन सिकला एंड कैराबिट्स। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा, अगला इडियम्स है हमारा बिटवीन द कप एंड द लिप्स। बिटवीन द कप एंड द लिप्स का मतलब क्या होता है, ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। अगर किसी चीज़ को आप बिल्कुल अचीव करने ही वाले हैं, बिल्कुल आप उसको वो अचीव होने ही वाला है, तो आप बिल्कुल लास्ट पोजीशन पे उसको अचीव करने के लिए तो कैसे लिखेंगे आप, बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स। बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आप किसी चीज़ को अचीव करने के लिए तो उसको लिखेंगे ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट इज कॉल्ड बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स। अगला है हमारा बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू मतलब क्या होता है कि आप अगर ज़रूरत से ज़्यादा टास्क खुद पर ले लेते, ज़्यादा जिम्मेदारी ले लेते, जितना आप एक्चुअल में कर सकते हैं, आपकी कैपेसिटी से बाहर आपको कोई टास्क, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई, तो उसको बोलते हैं bite of more than you can chew. ठीक है, to take on a task that is way big means
वे टू बिग मीन्स बहुत बड़ा टास्क अगर आपने ले लिया है आपकी कैपेसिटी से बाहर, तो उसको बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। क्लियर होता चल रहा होगा, आई होप। नेक्स्ट, बाइट योर टंग मतलब क्या होता है? बाइट योर टंग मीन्स क्या होता है? जबान पर लगाम लगाना, मीन्स टू अवॉइड टॉकिंग, ज़्यादा बात ना करना, बात करना अवॉइड करना, टॉकिंग अवॉइड करना इज कॉल्ड बाइट योर टंग। ठीक है, ये इडियम का क्लियर हो गया होगा, आई होप मीनिंग। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी एक पक्ष को लेकर के, किसी भी एक मुद्दे को लेकर के आप उसके फेवर में कभी हो जाते हैं, कभी हो जाते हैं उसके अनफेवर में, कभी उसके खिलाफ हो जाते हैं, कभी उसके फेवर में हो जाते हैं। आपका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। अगर हिंदी में बोला जाए तो बिन पेंदी का लोटा, आपने सुना होगा ये कहावत। तो उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं इंग्लिश में इसको blow hot and cold, मतलब having no stand on something about shows favor at one time and unfavor at another time। किसी बात को लेकर के अगर आप किसी पक्ष में रहते हैं, कभी विपक्ष में चले जाते हैं, आपका खुद का कोई पॉइंट ऑफ स्टैंड नहीं है, तो उसको बोलेंगे blow hot and cold। buy a lemon means क्या होता है? एक नींबू खरीद के लाना? बिल्कुल नहीं। buy a lemon means क्या होता है? to purchase a vehicle that constantly gives problem or stop running after you drive it। यहाँ पे इट जो है यहाँ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। मतलब कोई ऐसा व्हीकल अगर आपने खरीद लिया है जो लगातार आपको प्रॉब्लम दे रहा है, कॉन्स्टेंटली वो खराब ही रहता है, जब भी चलते चलते बंद हो जाता है, तो हम लोग क्या करें, क्या लिखते हैं उस सिचुएशन को? अगर कोई ऐसा व्हीकल आपने खरीद लिया, ऐसा कोई इक्विपमेंट आपने खरीद लिया, कोई मशीन ऐसे खरीद रखी है आपने जो कि बार बार आपको प्रॉब्लम देता है, चलते चलते बंद हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाय अ लेमन। मतलब बाय अ लेमन मीन्स क्या होता है? कोई ऐसा व्हीकल, इक्विपमेंट या मशीनरी जो आपने खरीद रखा है, जो कॉन्स्टेंटली खराब होते रहता है, आपको प्रॉब्लम देता है और चलते चलते बंद हो जाता है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं टू बाय अ लेमन मीन्स व्हाट? टू हैविंग प्रॉब्लम कॉन्स्टेंटली। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेशन। होप कि आज रिकॉर्डेड डाला गया, कल से आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे एनएससी ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से, और आप सीखते चलेंगे बिल्कुल इसी तरह से। नेक्स्ट हम लोग सेशन लाएंगे आपके लिए एडजेक्टिव और एडवर्ब का, तो वहाँ भी जुड़ना मत भूलिएगा। आप हमारे साथ मिलते हैं कल ठीक 8:30 तक। अगर आपका ट्यूटोरियल खत्म हो जाए तो होप सो कि ठीक 8:30 के बाद मैं आपके साथ जुड़ूंगी एरर का क्लास लेकर के। ठीक है, तो स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।